सही बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका द अप्रोच आईएएस के इस हिस्ट्री ऑफ क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग जो है आधुनिक भारत के अति महत्वपूर्ण जो प्रारंभिक टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे, पलासी और बक्सर और बंगाल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ध्यान से। ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का बंगाल विजय, ये आपको सेकेंड यूनिट का प्रथम टॉपिक है। ठीक है, और इसमें जो सवाल आएंगे, जो पढ़ना है आपको, वो जो पढ़ना है वो एक तो इस स्वरूप क्या था। ये आवाज़ क्या आ रही है? इसमें नहीं आ रही, मोबाइल से आ रही होगी। तो ब्रिटिश साम्राज्य का जो बंगाल विजय है उसका पूछेगा स्वरूप क्या है और किस प्रकार से ब्रिटिश ने बंगाल में अपना जो है आधिपत्य जो है नियंत्रण स्थापित किया। इसमें आप पढ़िएगा पलासी, बक्सर, द्वैध शासन, क्लाइव, याद। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, अब देखिएगा आप ध्यान से। ठीक, अब सबसे पहले देखते हैं कि बंगाल की स्थिति क्या है। तो एक इतिहासकार है उस समय का, एससी मिल, और आपको कहीं बहुत ज़्यादा कोट करने की, सॉरी, एससी हिल। हाँ, तो ये बताता है बंगाल के बारे में कि हैप्पी, पल्लवी, दीपक, आनंद, वंदना, गुड मॉर्निंग। तो ये जो बताता है बंगाल के बारे में, सुनिएगा ध्यान से। कहता है बंगाल की किसान की जो समृद्धि है वो तत्कालीन इंग्लैंड और जर्मनी से समकक्ष, कई मायने में उससे बेहतर है। अब आप सोचो, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं हमने बताया ना साम्राज्यवादी इतिहास, तो कहीं अगर कोई आलोचना करे, कोई बुराई करे, कोई बोले, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ गरीबी नहीं थी। लेकिन जो बंगाल की बात कर रहे हैं, तो बंगाल उस समय का, आप अच्छे, अगर कोई विरोधी अगर प्रशंसा करे आपकी, इतिहास में निष्पक्ष जो लिखने का है वो कैसे लिखेगा? जैसे मैंने टीपू के बारे में जब बताऊंगा, या जीएस में हमने बताया, तो टीपू की आलोचना भी होती है, अच्छे काम भी किया उसने। लेकिन अगर टीपू की आर्थिक स्थिति की अगर प्रशंसा सर जॉन सोर कर रहा है, कोई ब्रिटिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बात तो है। नहीं, मतलब आपके आलोचक ज़्यादा है, होते हैं किसी किसी के व्यक्तित्व ऐसा होता है कि जो है आलोचक है ना। अब जरा एक बात बताओ मित्र, कि आलोचक ज़्यादा है, ठीक, और लेकिन आपके विरोधी अगर आपकी प्रशंसा करे तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ विरोधी तो है, एक इतिहासकार है जो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि समृद्धि कितनी अच्छी। इवन क्लाइव की बात बताते हैं। क्लाइव मुर्शिदाबाद के बारे में मतलब बताता है कि मुर्शिदाबाद इतना बड़ा जो है नगर है और इतनी समृद्धि है मुर्शिदाबाद के अंदर कि आप ये मान लो कि इंग्लैंड में भी समृद्धि है, तुलना करता है। लेकिन इंग्लैंड में कुछ लोगों के पास इतना धन संपत्ति जो है संचित होगा, या धन संपत्ति का संचय, यहाँ तो लगभग अनेक घरों में, ऐसे बताता है वो, वहाँ पे इस प्रकार के जो है लोग हैं जिनके पास बड़े पैमाने पे धन संपत्ति है। यानी मुर्शिदाबाद की समृद्धि का भी जिक्र करता है वो,
यानी मध्य 18वीं शताब्दी का, जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया कि कोई ये नहीं बता सकता कि भैया, ये आरोप नहीं लगा सकता या आक्षेप नहीं लगा सकता कि जो बंगाल है उसमें समृद्धि नहीं है। अब आइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, किसी बच्चे का लग रहा है लिंक नहीं मिला होगा। चलिए, मिला हुआ है। देखिए, अब आई बात कि बंगाल पे ब्रिटिश नियंत्रण क्यों करना चाहता है, क्या कारण। तो ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है इतिहास का कि संसाधन ज्यादा था, लेकिन मैं आप इससे एक कदम आगे बढ़ो और फिर बताओ कि केवल संसाधन नहीं, संसाधन के अलावा भी, सुनिएगा, ये जो बंगाल है इसका जो खुला हुआ है समुद्र की ओर खुला हुआ है, जो नदी है, समुद्र है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। समझ रहे हैं ना, है ना। और वो पिछले रास्ते से आप जो है मुख्य जो है शहर में प्रवेश किया जा सकता था, पहली बात। दूसरी बात, और बंगाल का जो शासक है वो भी इतना ज़्यादा कूटनीतिज्ञ या मजबूत नहीं है। दूसरी बात, जो समृद्धि के स्तर पे देखा जाए तो बंगाल में समृद्धि भी बहुत जो है क्या है, अधिक है। जो किसान है वो भी समृद्ध है और जो भूमि है वो उर्वर है। ये आप कहीं भी पढ़ोगे तो ये तो बहुत सहजता से आपको पता चलेगा। तीसरी चीज़, वहाँ के जो लोग हैं वो भोले भाले थे, आसानी से, सहजता से किसी के बहकावे में आ जाते थे। अब समझने का प्रयास करें तो आसानी से किसी के बहकावे में वो आ जाते थे। और यही वजह है कि जब देखिएगा आप, जब क्लाइव ने जो है जब अपने कई उसमें लिखा है, तो वो अपने जो मद्रास के जो मेंबर होते हैं परिषद के, जो व्यापारिक परिषद के, उसको उसने लेटर भी लिखा कि हमें बंगाल की ओर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगर आप प्री में भी, आप जब प्रारंभिक परीक्षा देते हो, ऑप्शनल से हटकर भी देखा जाए तो ये सवाल आ सकते हैं, लेकिन आपके मन में भी होना चाहिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों देखा। अब सबसे पहले देखें कि बंगाल की स्थिति उस समय कैसी है, ये देखने की जरूरत है। तो बंगाल देखिएगा तो वो मुगल सम्राट के अधीन था, और कोई मुगल युवराज होता था या राजघराने का परिवार का कोई मेंबर, उसे बनाया जाता था। फिर धीरे धीरे परिपाटी कई बार चेंज भी हुआ, ऐसा नहीं है। वहाँ के जो योग्य होते थे उसको भी बनाया गया कई बार। तो ये बात है 1700 में। ये बात कब है? 1700 की बात है। बंगाल में जब जाइएगा, दक्षिण भारत से एक व्यक्ति को बुलाया गया। नाम क्या था? मुर्शिद कुली खां। आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो मुर्शिद कुली खां था, ये ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण था और ये बाद में जो है अपना जो है धर्म परिवर्तन किया। किसने? मुर्शिद कुली खां ने। और दक्षिण भारत के अंदर भाई 1700 में औरंगजेब था, और यदि औरंगजेब इसको वहां से बुला रहा है, क्योंकि इसने राजस्व के क्षेत्र में बहुत काम किया। आप जब एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें होगा, और अभी तक प्री में आया नहीं है, मतलब सॉरी प्री में तो आ चुका, मेंस में जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके राजस्व सुधार कर लेकर, और ऑप्शनल में भी अभी तक नहीं आया। इसलिए बंगाल में पहले तो दक्षिण भारत में किया, और फिर इसको बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। और दीवान का मतलब होता है जिसे राजस्व वसूलने के लिए जो उत्तरदायी होता है। समझ रहे हैं? जैसे दक्षिण भारत का टोडरमल कहा गया इसको। और ये आया, और फिर इसने एक नई पद्धति लाया, इजारा। इजारा है, आप प्री में भी आता है। देखिए, मैं ऑप्शनल पढ़ाने के साथ साथ मैं कहीं जहाँ भी मौका मिलता है, चाहे मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ, तो मैं एक बार कोट कर देता हूँ।
अब इजारा का मतलब पता होना चाहिए। इजारा का मतलब होता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर भू राजस्व वसूलने की प्रथा, जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसे राजस्व वसूलने की ठेकेदारी दी जाती थी। इस प्रकार मतलब नीलामी के द्वारा राजस्व वसूलने के लिए बोली लगाई जाती थी। इसने विद्रोह हुआ, क्योंकि ये बाहर से आया था, तो जो स्थानीय जमींदार थे उन्होंने विद्रोह किया, तो उस विद्रोह को नियंत्रण भी किया इसने भू राजस्व सुधार किया। बंगाल पहले से समृद्ध था, लेकिन इसने और ज्यादा समृद्ध बनाने का प्रयास किया। इसने सड़कों को ठीक किया, चुंगियां स्थापित की, और जो व्यापार करने के लिए व्यापारी जब जिस मार्ग से जाए वहां चोरी ना हो, डकैती ना हो, छिनैती ना हो, मतलब कुछ इस प्रकार की गतिविधियां ना हो जिससे व्यापार को प्रोत्साहित किया जा सके। यह भी काम इसने किया। साथ ही साथ इसने नियंत्रण भी रखा। जो यूरोपीय कंपनियां आई थी 50 साल पहले, भाई 1651 में कौन आया था यहाँ? ब्रिटिश आया था हुगली में, फिर फ्रांसीसी भी आ गए, डच भी है, तो उन पे वो नियंत्रण भी रखता था और समय समय पर इसका क्रियान्वयन भी करने का इसने काम किया। ये एक सारा काम कर रहा है, समझे? तो इस प्रकार से देखिएगा, इसने अपनी राजधानी परिवर्तन कर दिया, और ढाका जो पहले राजधानी थी इसने राजधानी कर दिया मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। अब आप, ये मुर्शिदाबाद कोई नया जगह नहीं था, एक जगह था मकसूदाबाद, और इसी का नाम परिवर्तन करके एक नया जो है इसको बसाया, उसको और उन्नत किया, निवेश किया वहां, और फिर अपनी राजधानी बना दिया मुर्शिदाबाद। तो ये इसने काम किया, समझ रहे हैं? दूसरी बात देखिएगा, यानी चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक ढांचे पे देखिएगा प्रयास किया इसने, और या आप देखिएगा चाहे वो राजस्व के हो, चाहे वो विदेशी शक्तियों के साथ एक संतुलन स्थापित करने का काम इसने किया। ठीक है। अब इसके बाद चूंकि इसका कोई पुत्र था नहीं, तो इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया किससे? एक सुजात खां था, हमारे लिए महत्वपूर्ण इतिहास में नहीं है, मेंस में प्री में भी। अब आए क्या बात, अब इसके बाद सरफराज खां आया, और ये अहम इसलिए है बंगाल में क्योंकि इसे पराजित करके सरफराज खां, क्योंकि इसे पराजित करके जो बनाया गया था, वो मतलब जो बना वो था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ये बेसिक चीज है। और एक युद्ध हुआ था 1740 में, गिरिया का युद्ध, और गिरिया के युद्ध में इसने पराजित किया सरफराज खां को। और इस युद्ध के पश्चात आप देखिएगा, इस युद्ध के पश्चात जो है ना, हाँ, इस युद्ध के पश्चात जब आप देखोगे तो अलीवर्दी खां जो बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, बंगाल का जो सबसे क्या था बेटा, सबसे महत्वपूर्ण शासक था कौन? अलीवर्दी खां, है ना। तो क्या होता है कि मतलब जितने भी शासक आए उसमें अगर सबसे दूरदर्शी व्यवहारिक अगर शासक को देखिएगा तो अलीवर्दी खां को देखिएगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि जब अलीवर्दी खां के बारे में आप जब पढ़िएगा तो आप देखिए कि इसने न केवल गिरिया में पराजित किया सरफराज खां को, बल्कि वो यूरोपीय शक्तियों से परिचित था, उसकी जो होता है ना शक्ति का भान था, उसे जानकारी थी किस प्रकार फ्रांसीसी और ब्रिटिश दक्षिण भारत के अंदर कोरोमंडल तट पे नियंत्रण स्थापित कर रहा है, क्योंकि 1740 में बना था। ये 1740 में बना था क्या चीज? वो 1740 से बना था क्या? नवाब बना बंगाल का, और 1756 तक था। तो आप देखो क्या है, मेंस का मतलब होता है आप चीजों को एनालिसिस करो,
हमने कहा व्यवहारिक दूरदर्शी क्यों है? ये पहले मुगल से सहायता मांगा, समझना। इसकी जो है, इसका जो शत्रु है और इसका जो आप प्रतिस्पर्धा हो रहा है, कैसे हो रहा है जरा सुनना। अलीवर्दी खां, क्योंकि जब भी आप आंसर लिखोगे तो पहले से तुलना करना पड़ता है, एक दो लाइन हमने कहा था पहले दिन। तो ये एक तो क्या है, इसको बाह्य आक्रमण हो रहा है। बाह्य आक्रमण का मतलब क्या है? मराठों का। अब मराठों का जब आक्रमण होगा तो इन मराठों के आक्रमण के समय ये गया मुगलों के पास, लेटर लिखा कि आप मुझे हेल्प करो, क्योंकि अभी तक अलीवर्दी खां भी मुगलों के अधीन था। क्योंकि मुर्शिद कुली खां वास्तविक रूप से मतलब स्वतंत्र शासक नहीं था, स्वतंत्र था लेकिन वास्तविक का मतलब है कि अभी भी नजराना दे रहा था। अलीवर्दी खां भी जब शासक बना, ये भी दे रहा है टैक्स मुगल को, और ये अपने आप को मुगल के अधीन अपना सूबेदार ही मान रहा है। लेकिन जब ये मुगलों से सहायता मांगी मराठों के अगेंस्ट, तो मुगलों ने नहीं दिया। तो इसने घूस देकर अपना जो पद है उसको वैध बना दिया। मुगल शासक को घूस दिया इसने, और उसमें मोहम्मद कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद 1719 से 48 तक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। उसको इसने घूस देकर अपने पद को वैध बनाया। अब बोला गया मुझे शासन करने दो। फिर मराठा का क्या होगा? तो फिर इसने मराठों के साथ, आप जब देखोगे तो इसने मराठों के साथ क्या किया? संधि किया, जिसको चौथ देने का वादा किया। और आपको पता है कि चौथ का मतलब होता है मराठों की दृष्टि से बाह्य आक्रमण से बचने के लिए, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए आपको अपनी टोटल यानी कुल राजस्व का 1/4 देना होगा, कुल राजस्व का। और इन परिस्थितियों में ये बोला कि हम उड़ीसा का प्रांत भी देंगे और बदले में आपको धन भी देंगे, लगभग 12 लाख रुपए। अगर मुगल सहयोग किया होता तो ये नौबत नहीं आता। अब एक और चीज है, अब इसके समय में अंग्रेज डर रहा है। डर क्यों रहा है? कि मराठा को पश्चिमी भारत के अंदर सबसे मजबूत अगर किसी की जल सेना है तो मराठों की है, जो उस समय है। तो मैंने आपको बताया ना कि बंगाल पर आक्रमण क्यों करना चाहता है मराठा, ये सॉरी ब्रिटिश, क्योंकि पश्चिम भारत में तो मराठा है, कोरोमंडल में तो खुद लड़ रहा है, ये यूरोपीय शक्तियों से लड़ रहा है कि नहीं। तो पश्चिम भारत में मराठा, मराठा पूर्वी बंगाल में भी चला आया। तो जब तक मराठा है, क्योंकि कभी भी अटैक करेगा बंगाल पर ब्रिटिश, ज्यादा कुछ करेगा तो मराठा आएगा, समझ आ रहा है? क्योंकि चौथ का मतलब होता है कि जैसे मैं मराठा, मैंने कहा कि आप लोगों को देना है चौथ, तो आप 1 रुपया में से 25 पैसा मुझे दोगे, मैं आप पे आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई करेगा आप पर, तो मेरा जो है आपसे वादा है कि मैं आपको सहयोग करूंगा। ये जो है एक महत्वपूर्ण चीज था, समझ आ रही बात? अब ये क्या किया, अब आइए, ये तो आप देख लीजिए मराठों के संदर्भ में, यूरोपियनों के संदर्भ में। आप देखिए यूरोपियनों के संदर्भ में, यानी इसने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खी से की थी। आपने पढ़ा होगा कि अगर इसको छेड़छाड़ करोगे तो काट काट कर मार डालेगी, और यदि आप छोड़ दोगे तो शहद देगी। तो ये व्यापार के महत्व को समझता है। ये जो यूरोपीय गतिविधियां हैं भारत के अंदर, उसकी महत्व को समझ रहा है, उनकी महत्वाकांक्षा को जान रहा है। और यही वजह है कि यह व्यक्ति जब मरता, मतलब अंतिम समय आता है, क्योंकि इसके अंतिम समय में एक घटना हो रही है।
दक्षिण भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया 1756 में। और ये बूढ़ा भी हो गया। अब ये बूढ़ा होने की वजह से ये अब क्या बोल रहा है, अब ये अपने नाती को बुलाता है सिराजुद्दौला को, और सिराजुद्दौला को कहता है कि सिराज, यूरोपियनों से सजग रहना, उसे अपने यहां कीलेबंदी मत करने देना, उसे कभी भी टकसाल खोलने मत देना। ये पूरा खाका मिलता है। उस समय का सियारुल मुख्तरैन किताब है गुलाम हुसैन का, पलासी का 18वीं शताब्दी का सबसे ऑथेंटिक जो पुस्तक मानी जाती है वो गुलाम हुसैन का सियारुल मुख्तरैन वो किताब है। उस किताब में लिखा हुआ है। फिर एक अक्षय कुमार, एक है मैत्र, जो मित्र भी कहते हैं कई बार, उसका किताब है सिराजुद्दौला। उसे वर्णन है, उसे बताया गया है कि वो अंतिम समय में आके नाती को समझाता है। सिराज ऐसा नहीं है कि सिराज एक बहुत ईमानदार आदमी है, दयालु है, लेकिन उस शासक का गुण नहीं है। किसके दृष्टि से? अरे प्रजा के प्रति भी सजग है, सारे गुण है उसमें, सच्चाई यही है जो उस समय के इतिहासकारों ने। लेकिन एक अंग्रेज जैसा है, फ्रांसीसी जैसा था, उस दृष्टि से न तो वो कूटनीतिज्ञ है, न तो वो छल कपट जान रहा है। एक शासक को कूटनीतिज्ञ होना चाहिए। अगर सामने वाला कूटनीतिज्ञ है, आपसे छल करने के लिए तत्पर है, विश्वासघात कर रहा है, तो आपको भी इस प्रकार की प्रवृत्तियों से सजग के साथ साथ अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। हमने सुना है युद्ध और प्यार में सब जायज। सच्चाई यही है। वो हर चीज, उसके जो दादा है, मतलब नाना भी जो है, वो नाना उसे बताता है कि आप ऐसा मत करना। और फिर सिराजुद्दौला 1756 में बन जाता है वहां का नवाब। और यहां से चूंकि इसका कोई बेटा नहीं है, और सबसे छोटी लड़की जो पटना में विवाही गई थी, नहीं घसीटी बेगम सबसे बड़ी है, वो ढाका की। दूसरे का शादी हुआ था पूर्णिया में। पहली इसका जो कोई बेटा नहीं था, तो 3 पुत्री थी। तो जब देखेगा 3 पुत्री में एक सबसे बड़ी थी घसीटी बेगम, जिसका जो विवाह हुआ था वो हुआ था ढाका, वो विधवा हो गई। दूसरे का विवाह हुआ पूर्णिया में, उसका एक लड़का था जो नवाब था अभी, शौकत जंग। और तीसरा जो हुआ उसका नाम था सिराजुद्दौला, मतलब नाती था। हाँ, पहली, हाँ, ये अमीनी बेगम, तीसरा अमीनी बेगम होती और दूसरा मैमुना बेगम। तो जो अमीनी बेगम की जो है बच्चा था ये, और नाना के साथ हमेशा रहता था। और ये जो है फिर नाना से बहुत कुछ सीखा, लेकिन नाना की तरह ना तो दूरदर्शी था, और शायद परिस्थितियां भी अलग थी। जब परिस्थितियां होती है ना, तो सब दूरदर्शिता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर वहां अलग प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। अब आइए, अब सबसे पहले देखिएगा सिराजुद्दौला जब बैठा तो क्या हुआ। सिराजुद्दौला, देखिए सबसे पहले सिराज बैठा, तो अब अंग्रेज क्या करेगा? क्योंकि अंग्रेज इस ताक में था कि कब अलीवर्दी मरे, क्योंकि अलीवर्दी खां दूरदर्शी भी था, और अलीवर्दी खां क्या था, कूटनीतिक भी था, और मराठों का सहयोग भी था। लेकिन वो संधि दोबारा इससे नहीं हुआ, सिराजुद्दौला से। अब ये जब बना गद्दी और बैठा, ये बात है 1756 की, ये अप्रैल का महीना हो। तो भाई जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वो सारे प्रतिनिधि इसके दरबार में आए, जितने भी प्रतिनिधि थे सारे प्रतिनिधि इसके दरबार में। मतलब ये कहिए कि जो सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष के कारण थे,
असंतोष जो है, असंतुष्टता का कारण था, क्षोभ और संताप का कारण था। वही कारण आप मान लो पलासी के युद्ध का है। और जो बच्चा पलासी के युद्ध को समझेगा कि सिराजुद्दौला को भारत के इतिहास में जो माना जाता है कमजोर शासक, उसकी कमजोरी अगर है तो इसकी दयालुता है, कमजोरी अगर है तो हाँ उसकी कुटिलता है, कमजोरी अगर है तो ये जो ब्रिटिश है, फ्रांसीसी है, उसके छल और प्रपंच को एक सीमा तक समझने के बावजूद ये वह नहीं कर पाया। ये चारित्रिक कमजोरी है इसका। अगर इसको कमजोरी कहा जाएगा तो ठीक है, सिराज कमजोर था। आप कह सकते हो कि मध्य 18वीं शताब्दी का जो भारत है और विशेषकर बंगाल जो है वो षड्यंत्र के कुचक्र पे क्या अवस्थित है, षड्यंत्र। अब ये जब बना शासक, तो शासक बनने के बाद आप देखिएगा सारे प्रतिनिधि यहां पे थे। जैसे आप आईएएस बन जाओगे, आप आईएएस बन गए, कहीं कलेक्टर बने, तो कहीं का कलेक्टर बनोगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, मतलब आएंगे आपको गिफ्ट देने, भाई फूल लेकर आएंगे, माला पहनाएंगे। और अगर मान लिया वहाँ का कोई अधिकारी जो है वरिष्ठ, चाहे एडीएम हो चाहे जज हो, ये कोई नहीं आए आपको, तो इसका मतलब समझ जाना कि पलासी के पहले की घटना है। नहीं, मतलब आप सिराजुद्दौला है वो ब्रिटिश जरूर होगा। मतलब सारे के प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हुए, चाहे वो डच हो, ब्रिटिश हो, सॉरी फ्रेंच हो, सब इसके नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि ये इसको शासक नहीं मान रहा। और इसका सबसे बड़ा नमूना हम बता रहे हैं, इसका उदाहरण बता रहे हैं आपको। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ओम प्रकाश गुड मॉर्निंग बेटा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूं मैं कि एक कर्नल था, उसका पूरा नाम एक जो है, एक अंग्रेज आप मान लो, उतना नाम मत रहो, कर्नल मिल करके, तो अंग्रेज था वो। एक जर्मनी का एक व्यक्ति जो इंडिया में था, उसका दोस्त था, उसके साथ मिलकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस तीनों को जीतने की योजना बनाई। समझिए, आप कहते हो ना कि एक षड्यंत्र था या संयोग। तो अगर इन चीजों को जो सामान्य पुस्तकों में नहीं है, सामान्य पुस्तकों में नहीं है, और हम कह रहे बहुत ज्यादा नहीं कोट करना, थोड़ा सा कर दोगे। इवन मद्रास का जो काउंसिल था उसने भी पलास, ये क्या नाम है, बंगाल जीतने के बारे में बताया कि क्यों ना हम सिराज को हटाकर किसे बनाया जाए। तो पहले में चल रहा है, तो दो आदमी था, एक था उसका सेनापति मीर जाफर, और दूसरा जो है जो दावेदार था वो था, अंग्रेज जो चाहते थे बहुत बड़े संख्या में उनके अधिकारी पदाधिकारी, वो था सरफराज खां के पुत्र को। यानी दो है, एक सरफराज खां का पुत्र और दूसरा जो है वो मीर जाफर जो उसका मुख्य सेनापति है। तीसरा दावेदार था यार लतीफ, वो भी अपने आप को सोचता था कि मैं भी बन जाऊं। जैसे आप मिनिस्टर बनोगे, सेंट्रल मिनिस्टर, पहले आप एमपी बनते हो, सोचते हो मिनिस्टर बन जाए, तो राजमंत्री बनते हो, स्टेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार मिलता है, तो सोचते हो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए। जब कैबिनेट बन जाते हो तो सोचते हो कि हम क्या बने, अब पीएम बन जाए। ऐसा होता है ना, ये सबके साथ है। अब यहां पे तीन दावेदार हैं, समझना चीजों को। यार लतीफ, एक जाफर, और तीसरा है आपका सरफराज खां। अब ये आदमी मिलेगा बाद में। अब कोई प्रतिनिधि आया नहीं आया, यह संतुष्ट था, असंतुष्ट था। अब दूसरी बात कि दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था, दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। यानी आप देखिएगा, पहला है किसी ब्रिटिश प्रतिनिधि का उपस्थित ना होना, प्रतिनिधि का उपस्थित ना होना।
दूसरा क्या है, दस्तक। दूसरा जो इशू है वो है दस्तक। अब मैंने बताया था कि दस्तक का मतलब क्या होता है, निशुल्क व्यापारिक परमिट जो 1717 में मिला था फर्रुखसियर के द्वारा। तो दस्तक दिखाने के बाद ब्रिटिश के पास अगर ये पास है, सपोज कर लो ये है कागज, ये है दस्तक, अब मैंने इसको दिखाया तो मैं ब्रिटिश का व्यापारी हूं, तो मैं जब दिखाऊंगा तो मुझे चुंगी नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, इसे बेचते थे भारतीय व्यापारियों को। ये भारतीय व्यापारी को बेच देते थे और उससे भी लाभ अर्जित करते थे। जब स्वयं व्यापार नहीं करना होता था तो ये उसको बेचते थे। समझने का प्रयास करना। ये जो तीसरा है तो ये कहीं ना कहीं दोहरी क्षति थी। एक तो आपको आपसे भी पैसे नहीं मिल रहे हैं और भारतीय व्यापारी से। अब तीसरा जो है, जो सबसे अहम चीज था, जो इसके पिताजी के समय से, नाना जी के समय से हो रहा था, वो था किलेबंदी। किलेबंदी क्योंकि तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया था दक्षिण भारत में 1756 में, मैंने पहले ही बता दिया, जिसमें फ्रांसीसी और ब्रिटिश एक तरफ थे, मतलब आमने सामने थे। तो फ्रांसीसी का जो सबसे मेन व्यापारिक केंद्र था बंगाल में वो था कौन, चंद्र नगर। और ब्रिटिश का था जो सबसे मेन वो था कलकत्ता, फोर्ट विलियम। ब्रिटिश केवल कलकत्ता ही नहीं, कासिम बाजार में भी इसकी व्यापारिक कोठी थी। इसने वहां भी किलेबंदी शुरू कर दी और किलेबंदी करने के साथ साथ किला के बाहर कई फीट तक गहरा जो होता है ना, खंदक कर देना। अब इसने क्या किया कि उन प्रतिनिधियों को बुलाया और बोला, आपने क्या किया है, आपने बिना मेरे अनुमति से, क्योंकि मैं सिराज हूं, मैं यहां का नवाब हूं, आपको बाहरी आक्रमण से चाहे किसी से डरने की आवश्यकता है नहीं, तो मेरे ही राज्य में रहकर आपको सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। तो फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन ये नहीं माना। तो ये भी एक डिस्प्यूट चल रहा था। और सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो चल रहा था वो अब बता रहे हैं, वो ये था कि इसका एक रिश्तेदार था, मौसेरा भाई, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग। तो अंग्रेज क्या किया, देखो अंग्रेज बहुत दुष्ट था, उसने शौकत जंग को भी लालच दिया और उसने उसको भड़काया, शौकत जंग को, सिराज के विरुद्ध। सिराज उसके विरुद्ध अभियान किया और जब पूर्णिया गया तो पूर्णिया में, मैं बता रहा हूं आपको, पूर्णिया में वो मिला उससे और उसको जो है, जब पूर्णिया मिला तो शौकत जंग ने एक दस्तावेज दिखाया, बोला भाईजान ये देखो कि ब्रिटिश हमें और तुम्हें लड़वाने का प्रयास कर रहा है और किस प्रकार से हमें घूस देने और साजिश करने के षड्यंत्र में शामिल किया है। चूंकि सिराज क्या था, दयालु था, उसने छोड़ दिया और लौट आया। वो तो दोबारा जब षड्यंत्र फिर करता है तो मनिहारी का युद्ध में जाकर इसको पराजित करके मारता है। पहली बार में नहीं मारता। जो समकालीन दस्तावेज है वो बताता है कि पहली बार जब मिलता है ये, पहली बार वो छोड़ देता है इसे। यानी आप जब देखोगे कि पहली बार जब सिराज का भेंट होता है शौकत जंग से तो पहली बार माफ कर देता है उसे। अब आई बात आगे। अब ढाका का जो दीवान है वो कौन है, राजबल्लभ। अब वही बहुत दुष्ट है। तो जो ढाके का दीवान है राजबल्लभ, सुनना ध्यान से, तो जो राजबल्लभ है वो घसीटी बेगम का आदमी है।
घसीटी बेगम का समर्थक है। अब देखिएगा, जो घसीटी बेगम है, तो घसीटी बेगम जो है उसका ही दीवान है राज बल्लभ, और राज बल्लभ समर्थक है घसीटी बेगम का, और उसका पुत्र जो है वो है कृष्ण बल्लभ, जिसको कृष्णदास भी कई जगह उल्लेख किया गया है उस समय के इतिहास के पुस्तकों में। कृष्णदास, अब वो षड्यंत्र करता है। तो अंग्रेज का उस समय का एक गतिविधि था कि आप जैसे कुछ भी करते हो ना, कोई भी दुश्मन है, शत्रु है, उसको जाकर शरण देने का काम करता है कौन? अंग्रेज। तो जब भागा, जब ये पीछा किया और बोला कि ऐसा है, सिराज ने एक लेटर लिखा और ब्रिटिश को बोला कि जो कृष्ण बल्लभ हमारा विरोधी है, आपने उसको शरण दिया। पता, अमीर चंद के घर में ठहराया हुआ था उसको, अमीर चंद एक व्यापारी था, उसके घर में ठहरा दिया उसको, सेवा सत्कार करवा रहे हैं। तो सिराज ने कहा कि लौटाओ उसको। अंग्रेज नहीं माने। आप समझो, बहुत बड़ी बात है। अंग्रेज नहीं माना। समझे? तो अंग्रेज नहीं माना, तो यह भी एक मतभेद का कारण था। अभी आप देख रहे हो ना कि किस प्रकार से सिराज जब गद्दी पर बैठा तो उसके राजरोहण में किसी प्रतिनिधि का उपस्थित न होना, दस्तक का दुरुपयोग किया जाना, किलेबंदी किया जाना, और चाहे वो कृष्ण बल्लभ या राज बल्लभ का मामला हो, यह सारा चीज चल रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज था, वो था कलकत्ता की किलेबंदी किया जाना। ठीक, अब ये क्या करेगा? अब ये कलकत्ता पे जो सिराज है, आप देखना, ये अब कहां जाएगा? सिराज अब जाएगा कलकत्ता। तो कलकत्ता से बहुत बच्चों को नहीं पता है, बजबज बंदरगाह है। पहले बजबज पर आक्रमण करता है। बजबज के पास व्यापारिक कोठी था ब्रिटिश का, तो पहले बजबज पे अधिकार करता है, और बजबज पे अधिकार करने के बाद फिर ये जाता है, जून की बात है, कलकत्ता, जिसको आप कहते हो फोर्ट विलियम, ये जाता है कलकत्ता। अब सुनना समस्या क्या हो रहा है। जब ये कलकत्ता जाता है तो उस समय अंग्रेज के कैंप में, जब मैं बहुत अहम चीज बता रहा हूं आपको, और ये सामान्य पुस्तकों में आपको, सन्नी तिवारी, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं? मैं एक बहुत अहम चीज बता रहा हूं, मैं देखो बताता हूं। मैं आपको बंगाल और यहां से जो शुरू होगा, बहुत ही प्रमाणिक और अपडेट स्रोतों के साथ जो डायरेक्ट सवाल आएंगे आपके। जैसे आपको बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि कलकत्ता के आक्रमण के पहले बजबज पे किया। तो कलकत्ता पे जब अटैक करता है तो अंग्रेज के पास बहुत सारे हिंदुस्तानी भी तो है, मुसलमान और हिंदू दोनों, तो ईसाई पादरी फतवा जारी करता है, जैसे इस्लाम में करता है वैसे ही, और बोलता है क्या है कि आप लोग क्या करो, अंग्रेज का साथ दो, और जो हिंदू होता है उसको कहता है आप मुसलमान के अगेंस्ट हो जाओ। यानी वहां भी वो षड्यंत्र और कुचक्र का सहारा ले रहा है। हालांकि इसके बहकावे में बहुत सारे लोग आए भी और कुछ लोग ना भी आए। अब ये कलकत्ता पे अटैक करता है, और कलकत्ता का जो है देख रेख कर रहा है। अभी पहले वाट्स था, बजबज में भी, कासिम बाजार कोठी में भी वाट्स, वो भी भागता हुआ चला जाता है। और कलकत्ता पे जब अटैक करता है तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम में देखना, पीछे का एक रास्ता है, जो ये समुद्र है, और यहां पे फुल्टा द्वीप है, फुल्टा द्वीप,
और इसी फुल्टा द्वीप पर बहुत सारे अंग्रेज भाग जाते, अधिकारी पदाधिकारी सब। मतलब सिराज जब बजवत से कलकत्ता आता है तो ये भाग जाता है बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ लोग पकड़ा जाते हैं। तो जब पकड़ा जाते हैं तो शाम में सिराज, उन कहते हैं 146 लोग थे। अब जो भी थे ये अंग्रेज बता रहे, हम नाम बताएंगे अभी। जे हॉलवेल, जिसका किताब था एलिस द वंडर, एलिस द वंडर, ये जे हॉलवेल का किताब है। जे हॉलवेल ये क्या बोलता है अभी देखेंगे। एक दरबार लगाता है सिराज, और दरबार लगाने के बाद सबको बुलाता है और बोलता है कि आप लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। अच्छा, सिराज को देखो, जितने भी व्यापारिक कोठियों पर उसने नियंत्रण किया, उस व्यापारिक कोठी पर उसने अंग्रेज की जो तिजारती, जो व्यापारिक सामान थे, धन थे, उसको हाथ नहीं लगाया। हमने कहा कि सिराज को जो शैक्षणिक स्तर पे जो टीचरों ने पढ़ाया, या सिराज को आप देखते हो कि लोगों ने जिस प्रकार से सिराज को देखा, वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया। अगर मान लिया जाए सिराज दौला मतलब माफ कर देता है, और जे हॉलवेल आता है और वो उसके बेरिया जकड़ी हुई है जे हॉलवेल का, और वो आता है कहता है कि जो है मुझे माफ कर दीजिए। क्या इसे पता है कि यही जे हॉलवेल जब बाद में भागता है और ये लंदन जाते हुए रास्ते में एक कल्पना, एक मनगढ़ंत कल्पना करता है और एक लेटर लिखता है क्लाइव को। ये क्लाइव को लेटर लिखता है जे हॉलवेल, जो बाद में यहां का एक्टिंग गवर्नर ही बना बंगाल का पलासी के बाद। और वो लिखता है कि देखिए 146 आदमी थे, बहुत सारे पदाधिकारी वगैरह भाग गए, और हमें 18 और 14 यानी एक तंग कमरे में बंद कर दिया। उसमें केवल एक खिड़की थी छोटी सी, और 146 में से सुबह जब उठे तो केवल 23 व्यक्ति जो है बच गया था जिंदा। इस पुस्तक में इसने वर्णन किया, लेकिन किसी भी समकालीन पुस्तकों में, और सबसे जो बड़ी पुस्तक मानी जाती है सियारुल मुख्तखरैन, उस किताब में भी वर्णन नहीं है गुलाम हुसैन का, जो पलासी और उसके पहले और उसके बाद का सबसे प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। तो ये दर्शाता है कि ये मन गढ़ंत और काल्पनिक। और सिराज को देखो, सिराज छोड़ देता है इन्हें। सिराज चाहता तो उनके संपत्ति पर नियंत्रण कर सकता था। सिराज अगर चाहता तो वो कब्जा करता, पराजित करता, मार डालता। अब क्या हुआ जरा सोचो। अब ये खबर मिला दक्षिण में, इसने सभी लोगों को छोड़ दिया जो उस समय मिलता है स्रोत। अब ये खबर मिला दक्षिण में, तो दक्षिण में जब खबर मिला, ये घटना कब है? ये है जून 1756 का। एकदम ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि ये जो क्रमिकता है और ये चीजें हैं, ये लाभ देगा। अब उधर दो व्यक्ति है, वाटसन और क्लाइव। क्लाइव आता है थल, तो मतलब जो है स्थल के माध्यम से, और वाटसन आता है जल के माध्यम से, जल मार्ग से। अब ये दोनों आता है तो सबसे पहले ये ठहरता है, तो कलकत्ता पे तो नियंत्रण सिराजदौला का है, और सिराज ने कलकत्ता का नाम कर दिया अलीनगर, और उसने एक व्यक्ति को दे दिया था जिसका नाम था मानिक चंद। एक गुटखा ही बनता है मानिक चंद का, सारे लोग गुटखा खाते हैं। तो जब कलकत्ता विजय कर लिया सिराज ने, तो नाम परिवर्तित किया अलीनगर, और इसके पश्चात वो दे दिया मानिक चंद के हवाले, तुम्हारे हवाले वतन साथी। और फिर वो आ गया मुर्शिदाबाद। अब ये अंग्रेज क्लाइव और वाटसन आया और अपना डेरा कहां डाल दिया पता है?
कलकत्ता से दूर बजबज और कलकत्ता के बीच में डाल दिया। लेकिन जहां वो ठहरा तो ये बात पता चला नवाब को, तो उसने लेटर लिखा कि दरअसल हमारी जो सेनाएं हैं वैसे ही ठहरी हुई है, हम लोग लौट जाएंगे फिर से, बस पड़ाव की वजह से ठहरे हुए। मतलब जो लेटर लिखा उसमें यह नहीं बताया कि हम आक्रमण करने आए, बस ठहरे हुए चले जाएंगे। आसपास के दुकानदारों ने, आपको नहीं पता, दुकानें बंद कर ली जब अंग्रेज की सैनिक आए, और अंग्रेज आया तो यह बात जब नवाब को पता चला तो नवाब ने वहां के दुकानदारों को आदेश दिया कि किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और पादरियों का सम्मान करो। ये इतिहास के बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ठीक है, दो पक्ष है, यह अदूरदर्शी है, कुंडतिकता का अभाव है, लेकिन दूसरा पक्ष बताओ कि अंग्रेज कैसे छल कर रहा है। जब सामने वाला छल पे उतारू हो जाए ना, हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। जितना छलों का इतिहास है, एक एक शासक के जीवन में देखिएगा, छल हर जगह होता है, चाहे हिंदुस्तान हो या विदेश हो, लेकिन कुछ ज्यादा है यहां, वहां वही है। मानिक चंद बिक गया। अच्छा और सुन लो, जहां ठहरा था अंग्रेज कत्लेआम करवा दिया, घरों में आग लगवा दिया। मानिक चंद बिक गया। मानिक चंद क्या किया कि कुछ सैनिकों के साथ बाहर निकला, वो तो पहले से फिक्स था, और आत्मसमर्पण कर दिया, फिर चला गया कुछ पैसे लेकर। और नवाब को लेटर लिखा कि उनके सेना के सामने हम ठहर नहीं सके। मीर जाफर से बड़ा गद्दार तो मानिक चंद था या नहीं? और इस प्रकार से कलकत्ता पर पूरा अधिकार फिर से किसका हो गया? क्लाइव का। कहते हैं वो क्लाइव जो है, अगर मानिक चंद षड्यंत्र नहीं करता, धोखा नहीं देता, तो क्लाइव नहीं जीत पाता। क्लाइव ये क्या, वाटसन, दोनों मिलकर भी नहीं जीत पाता। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि सिराज की सेना बहुत सुदृढ़ थी, लेकिन ये भी बात है कि अभी मजबूत तो है, क्योंकि लगातार हार रहा है वो। और इसके पश्चात आ गया फरवरी महीना। रमजान के महीनों में हुआ था, कलकत्ता पे अटैक किया था ये। अब ये फरवरी महीना आ गया 57। और एक संधि होती है अलीनगर की। आप सोचते हो ना ये अलीनगर की संधि क्या है? तो ये कलकत्ता का सिराज द्वारा दिया गया नाम है, जो मैंने बताया आपको। और जब अलीनगर की संधि होती है तो इसके 4 प्रावधान है, 5 जो मेन, और सबसे मेन प्रावधान पे मतभेद होता है। सबसे पहले क्या है, बोला गया कि अब चूंकि युद्ध हुआ, अंग्रेज जीत गया, तो देखिएगा जब 2 आदमी में से एक जीतता है तो जो होता है दूसरे ब्लेम किया जाता है? तो सिराज जो है को दोषी ठहराया गया युद्ध के, और बोला गया कि आप युद्ध के लिए दोषी है, तो आप क्या करो, आपको फिर हर्जाना देना होगा। दूसरा देखिएगा, जो दूसरी चीज है वो यह है कि कहा गया कि हमें किलेबंदी करने का अधिकार दो, क्योंकि मांग वही है। आप जिन मुद्दों पर आपने युद्ध किया था, जब जीत जाइएगा तो उन मुद्दों को मनवा लीजिएगा। तो भैया क्या है, ब्रिटिश को किलेबंदी की अनुमति दी जाए। तीसरा क्या है भैया, कि हमें जितना ही व्यापारिक गतिविधियां था, सुविधाएं थी पहले, वो फिर से वापस किया जाए, और बिना मेरे अनुमति से किसी भी अन्य जो फ्रांसीसी है या वो अब ना रखी जाए। ये भी प्रावधान था, लेकिन ये इनडायरेक्ट में था कि भाई मुझे सुविधाएं दी जाए पहले वाली। और एक था टकसाल। और आपको पता होना चाहिए कि मुगल अभी जो टकसाल जो स्थापित किया जाता था वो मुगल नियंत्रण में था, तो ये तो सिराज अधिकार दे ही नहीं पाता।
बाद में इसकी पुष्टि उस समय के जो शासक था उसने दिया फिर। तो अंतिम रूप से इसने इस चीज को ही मान लिया और बंगाल के अंदर जगह जगह पर टकसाल भी स्थापित की गई। तो ये जो था ये था पलासी के पहले की जो मतभेद की जो कहानी है और किस प्रकार से सिराज जो है एक प्रकार से पंगु बन गया। ठीक है, किस प्रकार से पृष्ठभूमि, मतलब अंग्रेज इसको शासक मानने के लिए तैयार ही नहीं है, पहली बात। उधर दूसरी बात कि मद्रास का जो काउंसिल है वो या ब्रिटिश या क्लाइव, इनकी नजरें भी कहाँ हैं, बंगाल पर है। तो एक तो घटना घटती रही। आप बोलोगे संजोग क्यों नहीं है, ये संजोग से ज्यादा सुचिंतित नीति है। यहां पे संजोग हमारी ओर से हुआ, सुचिंतित भी होता है, सुनिश्चित भी होता है, दोनों सही है। सुनिश्चित भी लिख सकते हो, सुचिंतित मतलब होता है बहुत सोच विचार कर। हाँ, कुछ संयोग है। अंबुड़ के युद्ध में लड़ना एक संयोग था, फ्रांसीसी का जीतना। अर्काट में हीरो बन जाना एक संयोग हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र किया, कुचक्र किया क्लाइव ने, वाटसन ने, झूठ फरेब मक्कारी, वो संयोग नहीं हो सकता। अब आई बात षड्यंत्र और पलासी का युद्ध का। ये आपके लिए जानना जरूरी है, कैसे मजा आता है पलासी में। अब उनके लिए मजा तो था नहीं। अब ये पलासी जो है, आप कभी गए होंगे, देखिए पलासी का युद्ध जो हुआ 23 जून को, पलासी का युद्ध, ठीक है, 23 जून 1700, सुनना ध्यान से बेटा, मैंने पहले ही बताया कि अंग्रेज चाह किसको रहा है, मीर जाफर। कुछ लोग चाह रहे थे सरफराज, लेकिन सहमत नहीं हुए। कुछ बाकी लोग अपने अपने आप को चाह रहे हैं। आज भी राजनीतिक जब सत्ता होती है तो भाई ऐसा होता है, लॉबी बनता है। अब यहां क्या हुआ सुनिएगा। मीर जाफर मुख्य सेनापति था, तो मीर जाफर सबसे मेन, और दोनों को, ये जो क्लाइव है, मीर जाफर है और इधर वाटसन है, मेन क्लाइव है, और ये कड़ी कौन है इनके बीच, वो है अमीर चंद। सुनिएगा ध्यान से, अमीर चंद। एक बैंकर भी है, जगत सेठ, जगत सेठ बैंकर है। और ये क्या है, सबसे धनाढ़ व्यापारियों में से एक, सबसे मतलब बड़ा माना जाता है इसको। चाहे वो कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने की बात हो, अलीनगर की संधि हो, चाहे वो पलासी में विजयी हो, अमीर चंद हर जगह और मीर जाफर इनके साथ। अब बात हुआ कि मीर जाफर को बनाया जाए बंगाल का नवाब। ये बात है 1757 में, ये पहले से फिक्स हो गया था, एक बैठक होती है। अब मीर जाफर को बनाया जाए बंगाल का नवाब, और मीर जाफर को एक संधि किया गया व्हाइट पेपर पर, जो कहा गया कि 13, अब इसमें जो है 13 संधियां की गई इससे, और अमीर चंद से भी की गई। सुनिएगा, ये अमीर चंद से 14 संधि की गई। जो 14वां था वो यह था कि 30 लाख रुपए और 5%, कुछ इतिहासकार कहते हैं आधी, लेकिन जो ऑथेंटिक माना जाता है, जो समकालीन इतिहास की बात बोल रहे, 5% और 30 लाख रुपए इसको मिलेगा अमीर चंद को, और सब कुछ हो गया। लेकिन क्या हुआ कि जब पलासी, हालांकि पलासी का युद्ध जब हो गया बाद में, तो ये बात से मुकर गया और वहां षड्यंत्र किया गया। पीला और सफेद जो है, इसने जो जिस पेपर पे साइन किया तो पेपर था ही नहीं, तो बोला कि आपने तो वादा ही नहीं किया ऐसा। तो जालसाजी से साइन करवाने का प्रयास किया वाटसन से। वाटसन तैयार नहीं था,
तो एक लिविंग स्टोन करके आदमी था, उसने उसका जाली साइन कर दिया है ना, क्लाइव की धूर्तता। तो क्लाइव ने अमीर चंद के मामले में पहले तो वादा किया, बाद में जालसाजी किया, तो ये भी एक धूर्तता है। लेकिन कौन समझाएगा इस व्यक्ति को, जब महत्वाकांक्षा जब सर पे सवार हो, और भौतिकतावाद का जो है कि आप जब आगोश में होते हो ना, तो कहाँ फर्क पड़ता है कि कौन सा देश प्रेम, कौन सा क्षेत्र, कौन सा समाज, कौन सा पुत्र, कौन सा पत्नी, कुछ नहीं। क्योंकि जो सत्ता ऐसी चीज है और धन ये जो ऐसी चीजें हैं कि आप सगे संबंधी, अलाउद्दीन खिलजी को देखिए, उसने जलालुद्दीन की हत्या करके, और कहा जाता है कि उसके चंदोबा से, उसके तलवार से रक्त टपक रही थी, और उसने अपना राज्याभिषेक किया। तो कोई छोटा मोटा आदमी ऐसा नहीं कर सकता, अब मानो या ना मानो। वह ऐसा वही आदमी कर सकता है जो सत्ता का प्रेयसी हो, सत्ता उसके लिए नशा हो, अफीम हो। और जिस व्यक्ति के पास सत्ता, जैसे देखो नेता दंगा करवा देते हैं, सबको पता है कि कौन करवा रहा है, लेकिन सत्ता सत्ता है, और आप भी उन्हीं को वोट दोगे क्योंकि यही सत्ता है। अब यहां पे हम लोग चलते हैं, जो मेन मुद्दा है कि ये जो मीर जाफर है, देखिएगा ध्यान से, तो मीर जाफर से वादा किया गया, अमीर चंद जगत सेठ, दो और व्यक्ति है, यार लतीफ और राय दुर्लभ। ये अधिकारी है। अब बचा सिराज, तो सिराज को पहले ही पता चल गया था थोड़ी थोड़ी। ये मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के नेतृत्व में 45,000 की सेना थी, और इनके पास एक था मीर मदान, मोहनलाल, मोहनलाल जिसकी पलासी में मुख्य भूमिका थी, था तो बहुत लोग, और इसके नेतृत्व में 12,000 की सेना थी। अब युद्ध शुरू हुआ, हालांकि सिराज रोकने का प्रयास किया। अब युद्ध शुरू हुआ, जब युद्ध शुरू हुआ तो अब देखना, ये मीर मदान और मोहनलाल लड़ने का प्रयास किया। आज भी मुर्शिदाबाद के जहां पे यह युद्ध हुआ, उसके आसपास के गांव में मीर मदान की वीर गाथाएं सुनाई जाती है। आप देखो ना, क्या नए इतिहास को लिखा जा रहा है, चीजों को बताया जा रहा है। उसमें आज से 10, 25, 50 साल बाद, 20 साल बाद देखना, जो आप सिराजुद्दौला का अलग तरीके से मूल्यांकन होगा। जैसे एक व्यक्ति है राजीव गांधी, एज ए पॉलिटिशियन वो असफल था, लेकिन एज ए मतलब एक अच्छा व्यक्ति के तौर पे याद किया जाता है। दोनों अलग चीज है। ये एज ए अगर देखिएगा, मतलब व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है, ये प्रजा के प्रति हो या सामने वाले के प्रति हो, लेकिन एज ए शासक जो उस समय की परिस्थितियां थी, शायद उसके लिए उपयुक्त नहीं था। और इतिहास की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि जब आप समय के लिए उपयुक्त नहीं होते तो आप अपदस्थ किए जाते हो, या आपको मृत्यु का वर्ण करना होता है। जैसे औरंगजेब, और आप जब आगे जो बच्चे नहीं जानते होंगे, एक औरंगजेब बना और दारा शिकोह था, 1658 की बात थी। अब आप बोलते हो कि दारा शिकोह को मार दिया गया, लेकिन इतिहास कहता है कि मैंने नहीं मारा, दारा शिकोह उस पद के लिए उपयुक्त नहीं था। हाँ, औरंगजेब ने भी गलतियां की, उसने अकबर और मुगल जो वास्तविक चरित्र था अकबर की, और जो कंपोजिट कल्चर की, उसको बदलने का प्रयास किया उसने, और शायद परिस्थितियों ने और भी उसको जटिल बना दिया। लेकिन दारा शिकोह उपयुक्त नहीं था, क्योंकि दारा शिकोह को 2 बार मौका मिला लड़ने का, 2 बार मौका मिला। तो इतिहास ने अगर उसको चुना, तो या काल ने, समय ने अगर वर्ण किया औरंगजेब को, तो फिर आप कौन होते हैं ये कहने वाला
कि औरंगजेब गलत आदमी था, तो फिर काल को ही गलत ठहरा दिया तुमने। भाई अगर इतना योग्य होता हो तो 2 बार मौका मिला, आमना सामना हुआ औरंगजेब से, आप तो हार गए। जैसे राजपूतों को कई बार मौका मिला, बार बार मौका मिला, बार बार हारे आप। तो ये दोष नहीं ठहरा सकते कि हम श्रेष्ठ थे लेकिन हार गए, हम बहुत पढ़े लेकिन हार गए, फेल हो गए। पढ़े फेल पढ़ने से कोई पास होता? राजपूत वीर थे, सिराज अच्छा आदमी था कर्ण की तरह। यहां तो अर्जुन की जरूरत है, यहां कर्ण की जरूरत नहीं है। कर्ण का अपना महत्व है, इतिहास उसको याद रखेगा, लेकिन आपको हमेशा एक विजेता के तौर पे याद किया जाता है इतिहास में। अगर मगर हाँ, समानता की बात की थी कर्ण। अब यहां पे क्या हुआ सुनो, ये मर गया, अब ये अपनी सेना लेकर आता है। एक तो देर से आता है, इसके बाद क्या करता है सुनना ध्यान से, ये पहले से फिक्स है। सिराज घायल हो गया, वो भाग गया, उसके सैनिकों ने कहा कि आप जिंदा रहोगे, भाग गया। मीर जाफर की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, थोड़े बहुत सेना दिखाया लड़ने। एक इतिहासकार ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी कि मीर जाफर के द्वारा ये पलासी के मैदान में जिस प्रकार से देख रहा था टुक टुक करके, वो पलासी और सिराज की पराजय नहीं देख रहा था, वो आने वाली भारत की दुर्दशा का इतिहास लिख रहा था बैठकर। सोच लो, मीर जाफर को 2 चुनना था, अपनी आत्मा और सिराज में से एक। उसने दोनों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि पलासी के भरे मैदान के पहले भी सिराज ने मीर जाफर को बुलाकर समझाया था और माफ दे दिया। कुरान की कसमें खाई थी मीर जाफर सिराज के सामने, और भरे उस युद्ध के मैदान में भी सिराज जाने से पहले, जब वो जा रहा था मैदान से, अब लगा कि अब नहीं बचेंगे, तो वैसी स्थिति में भी मीर जाफर के सामने अपनी पगड़ी उतार के रख दिया। और उस समय के इतिहासकारों ने लिखा है सियारुल मुतकरैन में कि सिराज ने पगड़ी रख दिया और बोला कि लाज बचा लो, सब तुम्हारे हाथ में। मीर जाफर ने, उसकी आत्मा तो कचोटी होगी, मतलब एक तरफ उसकी आत्मा थी, एक तरफ सिराज था, किसी का तो सुनता। और सिराज ने क्या किया, चला गया और इसने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस प्रकार से बिना लड़े, भाई सिराज की अच्छी स्थिति थी इस युद्ध में भी, और एक मतलब एक दुर्भाग्य है कि इतिहासकार ने कहा भी दुर्भाग्य है कि भारत जब का जो औपनिवेशीकरण की जो शुरुआत हुई, एक ऐसे युद्ध से हुई जो वास्तव में युद्ध नहीं था। वे अब मानते हो कि 1757 के बाद ही भारत के अंदर औपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई, तो वास्तव में ये युद्ध नहीं था, एक तो षड्यंत्र था, विश्वासघात था या नहीं। अब ये क्या हुआ कि अंग्रेज, उस दिन रात में मीटिंग हुई मीर जाफर के साथ अंग्रेजों की, तो बात हुई कि भैया ये तो भाग गया, इसको मारा जाए। किसको? सिराज को। अब सिराज जो है मुर्शिदाबाद के महल से खिड़की से निकल के भाग गया, भिखारी का भेष धारण करके। एक भगवान नगर था वहां, 3 आदमी उसके 3 अनुचर थे, उसके साथ भाग गया। फ्रांसीसियों के पास गया, 3 रातें गुजारी। हमने बार बार बताया इतिहास के अंदर है, जब जब ईमानदारी दिखाओगे 5 पांडवों की तरह स्थिति हो जाएगी। लेकिन ईमानदारी जरूरी है, क्योंकि जीत तो ईमानदारी की होगी। लेकिन अगर अंग्रेज सामने हो तो क्या होगा? वहां भी एक सेना भेजा गया, सिराज को बोला सबने कि आप आत्मसमर्पण कर दो, उसकी अधीनता स्वीकार कर लो। ना,
इन परिस्थिति में मैं मानूं तो मीर मदान और सिराजुद्दौला तो प्रथम जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, सीमित परिप्रेक्ष्य में, बंगाल के परिप्रेक्ष्य में। बात समझ रहे हैं ना? तो अब जो इतिहास लिखा जाएगा आने वाला 50 साल के अंदर, 20 साल 25 साल बाद, ये ऐसे इतिहास लिखा जाएगा। लिखना भी चाहिए। हम मानते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी उस समय, लेकिन उस समय क्षेत्रीयता में भी तो राष्ट्रवाद के बीज देखे जा सकते हैं। जैसे देशभक्ति ही महाराणा प्रताप का अपराध था। वो नहीं तो नहीं, आप लिखते हो ना, आप बुराई करते हो उसकी। सिंधिया परिवार हो या कोई परिवार हो, आप लिखते हो कि मराठा की जब युद्ध हुआ, तीसरे पानीपत का युद्ध हुआ, तो इसमें इन लोग की नगण्य भूमिका थी। इवन ये भी लिखते हो कि जब 1857 जब हुआ तो ये लोग अंग्रेजों का साथ दिए। लिखते हैं ना? लिखो भाई, आप लिखो ना, आप लिख सकते हो, यहां आप लिख सकते हो, यही तो है करामाती। आप लिख तो रहे हो ना, अब लिखना। क्या अगर इस संदर्भ में देखा जाए भाई, अगर मान लिया मैं लिखने की बात अब नहीं बोल रहा हूं, ये वाली बात कि अगर मान लिया महाराणा प्रताप को राष्ट्रभक्त घोषित किया जा सकता है 16वीं शताब्दी में, तो कैसे इतिहास लिखा नहीं गया? ये वास्तव देखा जाए तो महाराणा प्रताप के समय राष्ट्रभक्ति नहीं थी, देशभक्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने और ऐसा नहीं है कि जो निरपेक्ष इतिहासकार है वो मुगल के अधीन या मुगल के अगेंस्ट लड़ने की वजह से कहा। वो इसलिए कहा कि मुगल के अतिरिक्त कोई और भी होता, और जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया अपने क्षेत्र के लिए कि मैं अधीनता क्यों स्वीकार करूंगा, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। और अकबर क्या चाहता था? अकबर चाहता था कि जितना भी राजपूत है, पूरा हिंदुस्तान है, जहां तक मेरी पहुंच हो, वो एक सूत्र में हो, क्योंकि उसने राजपूतों को अधिकार स्वायत्ता सब दिया था, अपना झंडा भी था राजपूतों का। लेकिन अकबर सहमत नहीं था। उसे बोले मैं किसी की अधीनता में क्यों रहूंगा, और यह देशभक्ति थी। लेकिन उस समय वो देशभक्ति जब हो सकता है सीमित अर्थ में, तो एक सिराजुद्दौला का, भाई हम ये नहीं कहते कि महाराणा प्रताप से तुलना किया जाए, वो बड़ा आदमी था वो उस समय के संदर्भ में, लेकिन सिराज ने भी तो प्रयास किया। क्या गलत कर रहे हैं? तो ये जो सिराजुद्दौला को जो देखोगे, बाद में उसको मार दिया गया। मोहम्मद बेग मीरन का आदमी था, जो मीर जाफर का बेटा था मोहम्मद, ये मीर जाफर का पुत्र मीरन और उसका आदमी मोहम्मद बेग ने इसकी हत्या कर दी, और इस प्रकार से मर गया। अब सबसे बड़ी बात है आपको समझने वाली चीज कि बाद में अमीर चंद को ही मार दिया, मतलब अपने आप मर गया, बूढ़ा हो गया, टेंशन में कि मेरे पास छल हुआ। कभी सोचो क्या हुआ। अब यहां पे क्वेश्चन है कि आपसे सवाल आएगा, अब ये प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी के युद्ध का महत्व क्या था? अगर ये सवाल आएगा कि क्या ये अंग्रेजों के लिए इतना महत्वपूर्ण था, तब एक सवाल आता है कि ये क्या था? विश्वासघात, विश्वासघात, ये क्या था? षड्यंत्र। तो क्या आपके इस आंसर के कि प्लासी का युद्ध ना होकर एक विश्वासघात था, तो पहले बताना पड़ेगा कि युद्ध की विशेषताएं क्या होती है। 2-3 पॉइंट, ज्यादा नहीं मत बताना, 5-6 पॉइंट में। फिर बताओगे कि क्या प्लासी का युद्ध इस कसौटी पे कसता है, खरा उतरता है? तो नहीं। और इसीलिए प्लासी का जो एक प्रश्न था वो अनुत्तीर्ण था। कई बार आप देखोगे आपके जीवन में कई घटनाएं घटती है, तो जब घटनाएं घटेगी तो कई चीजें अनुत्तीर्ण रहेगा, उसका आंसर किसी के पास नहीं, तो आप उसमें छेड़छाड़ मत कीजिए, उस प्रश्न को बहुत ज्यादा परेशान मत हुई, समय आएगा उसका आंसर मिल जाएगा। मानते हैं कि नहीं? अभी जो 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ, वो एक प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ दिया, और उसका उत्तर
समय और काल के गर्भ में था, और जो मिला 1764 में अक्टूबर महीने में बक्सर के युद्ध के द्वारा, कि भले ही विश्वासघात था, एक शासक के तौर पे आपको ये जरूर लिखना, एक शासक के तौर पे आपको सजग रहने की आवश्यकता होती है। और सामने वाला, सिराज को पता था कि सामने वाला जो है षड्यंत्र कर रहा है, अमीर चंद कर रहा है, यार लतीफ कर रहा है, ये पता चल गया था। इतनी गहराई तक पता नहीं चला था, लेकिन पता तो चल रहा था। और अगर आप शासक के तौर पर उसको नियंत्रित नहीं कर पाए, दंडित नहीं कर पाए, तो ये आपकी शासक के तौर पे भी कमी है, और ये चारित्रिक दुर्बलता भी है कि समय और परिस्थिति के अनुसार अपने चरित्र को ढालना पड़ता है। किसने भी तो कहा, ये हमेशा देखिए, आप पूरा देखिए हर जगह। मैं फिर से जोड़ रहा हूं पृथ्वीराज चौहान को, कि पृथ्वीराज चौहान कितना ही महान हो, लेकिन जिस प्रकार से वो बार बार मोहम्मद गौरी को छोड़ रहा है, वो उसकी चारित्रिक दुर्बलता है, शासकीय दुर्बलता है। क्योंकि शासक के तौर पे आपको कई बार निष्ठुरता का प्रदर्शन करना पड़ता है। ये निष्ठुरता केवल जनता के प्रति नहीं होती है, विपक्षियों के प्रति भी तो होती है। और आपने क्या किया, आप बार बार छोड़ रहे हो, दयालुता दिखा रहे हो। आप उस समय के ईश्वरचंद विद्यासागर, करुणा सागर तो नहीं हो भैया, आप बताओ ना। जैसे राजपूत के समय क्या होता था, राजपूत बहुत वीर थे, श्रेष्ठ थे, इसमें दो राय नहीं है। अगर कहीं लिखा हुआ है कि वो वीर नहीं थे तो गलत है, काट के फेंक दो पेज को। लेकिन राजपूत कुटितिज्ञ नहीं थे, सारे के बारे में नहीं, अधिकांश। मुख्य अवसरों पर उन्होंने देखा। नैतिकता, युद्ध में नैतिकता क्या होता है, गया तो था, सिराज भी गया, आप भी गए, निपट गए सब। इतिहास आपसे नैतिकता नहीं पूछेगी। अगर ऐसा होता तो युद्ध, महाभारत के मैदान में अगर युद्ध हुआ है तो महाभारत के मैदान में कृष्ण जो स्वयं विष्णु का अवतार थे, और उन्होंने क्या किया, नैतिकता के सारी प्रकाष्ठा को तोड़ दिया। अगर मान लिया महाभारत की, अगर आप माने, जो मानता है भारत की संस्कृति महाभारत को मानती है, कुछ हुआ हो, अगर एक काल्पनिक, अगर कोई आपस में कुछ समुदायों के बीच भी अगर लड़ा गया होगा ये युद्ध, तो आप सीख तो ले ही सकते हो उससे, कि मतलब वो मर्यादा को तोड़ दिया। मैं नैतिकता, आप युद्ध में नैतिकता की बात करते हो, लेकिन वहां पे हर जगह दिखाया गया कि जब सामने वाला हिंसात्मक है, जब सामने वाला अनैतिक है, अधर्मी है, अधर्म है, तो आपका भी कई अवसरों पे इस प्रकार से अगर होते हैं तो कोई बुराई। महात्मा गांधी ने भी कहा कि अगर बार बार आप पे अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो उसको सहना भी हिंसा है, कहा ना। तो सबसे पहला मैं बताना चाहता हूं कि जो हम लोग क्वेश्चन बाद में देखेंगे, जो महत्व है उसको देखो। तो सबसे पहला महत्व था ये ये पूर्वी भारत के अंदर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेज को पहली बार एक आधार प्रदान किया अपनी पैर रखने का, उसको कहते हैं एक अवसर प्रदान किया। ये पहली बार ऐसा हुआ, आप समझने का प्रयास करना। अरे कर्नाटक युद्ध जब हुआ तो 1760 में निर्णायक युद्ध हुआ था वांडीवास में। कर्नाटक युद्ध जो हमने कल पढ़ाया तो 1760 में वांडीवास में हुआ था। पलासी 57 की बात है। यानी पहली बार ऐसा हुआ इस युद्ध के माध्यम से कि ब्रिटिश को एक अवसर मिला, और बंगाल में अप्रत्यक्ष शासन का भी अवसर मिला, क्योंकि यहां से नवाब को परिवर्तित करने का अधिकार मिल गया। बंगाल का नवाब कौन होगा, इसका निर्णय बंगाल की जनता या किसी जो आनुवांशिक कोई घराना नहीं करेगा, इसका निर्णय करेगा अंग्रेज, कोई यूरोपियन। पहली बात। दूसरा जो प्रभाव आप देखिएगा कि इसी के संसाधन से ये अंग्रेज के परिप्रेक्ष्य में बता रहे। देखो, जब भी प्रभाव होगा ये निगेटिव हुआ दोनों में, तो ये ब्रिटिश के परिप्रेक्ष्य में और ये ना सिराज के परिप्रेक्ष्य में, यानी बंगाल के परिप्रेक्ष्य में।
सिराज के बंगाल, कि इसी के संसाधन के माध्यम से इसने एक और सबसे बड़ा कौन था प्रतिद्वंदी, डच। इसने डचों को कब हराया, बेदरा के युद्ध में, जो मैंने पढ़ाया था। और फ्रांसीसी को कब आया, 1760 में। ये संसाधन यानी बंगाल के विजयी ने, पलासी के विजयी ने, पलासी के संसाधनों ने ब्रिटिश को संसाधन युक्त कर दिया। संसाधनों की इस प्रचुरता ने न केवल डच और फ्रांसीसी अपितु कालांतर में भारत में इसे संसाधन युक्त बना दिया। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि केवल एक कठपुतली शासक नहीं बना, यहां से कच्चे माल बड़े पैमाने पर देखना कि यहां से कच्चे माल जो है यहां से क्या हुआ, निर्यात किया गया। धन का निष्कासन की प्रक्रिया, केएम पनिक्कर कहता भी है कि 1765 से 72 तक डाकू राज्य था। अगर 1765 से था, बक्सर के युद्ध के बाद, तो यहां भी एक शोषण की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब बंगाल जो इतना समृद्ध था, औद्योगिकृत था, अब धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी। बंगाल के पतन उन्मुख होने की प्रक्रिया की शुरुआत। देखो क्या है, आप हमेशा तुलना करते हो मुगलों से, आप हमेशा बोलते हो मुगल और ये वो। तो मैं एक बात बताता हूं, मुगल अगर भारत के अंदर उन्होंने आक्रमण किया, शासन किया, तो आपको शासन भी दिया, चीजें दी, और वो पैसा वो धन सब यही था। इस्लाम के तुर्की हो, लोदी हो, खिलजी हो, तुगलक हो, चाहे इलवरी तुर्क हो, इन लोगों ने यही शासन करके यहीं पे छोड़ दिया। तो कभी भी यूरोपियनों से तुलना, ब्रिटिश से तुलना, नादिर शाह से तुलना, गौरी से तुलना, या गजनी से तुलना, या इस प्रकार के आक्रमणकारियों से तुलना न किया जाए, क्योंकि सामने जो परीक्षक है वो आपको निपटा देगा। क्योंकि तर्क कहां से दोगे, तर्क दोगे कहां से? अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मुगल बाहरी थे, तो इस शब्द बोलने के पहले आप 50 बार समझिए, तो हिंदुस्तान की कल्चर भी तो आयातित है। मैंने एक बार बच्चे को बोला कि भारतीय संस्कृति एक आयातित संस्कृति है, तो बच्चे ने कहा कि कैसे सर? यही भारत की संस्कृति की खूबसूरती है। हमारे अपने भी चीज थे, हमने बाहर से भी लिया, हमने सब कुछ ले लिया। हम अच्छे चीज को छोड़ते ही नहीं है। वो बात अलग है कि आप लोग बुरे चीज को भी बहुत ज्यादा अपनाया। क्या हमने कई बार बताया भी कि बाहर से जो लोग आए, हमने उस आत्मसात किया, उसने हमें किया, और एक संस्कृति का निर्माण हुआ। और आज भी हो रहा है बेटा। हमें तो शर्म नहीं आती चाइना का फास्ट फूड खाने में, कितना भी गाली देते। अब पाकिस्तान से भी कुछ आ जाता है तो खा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, बगल में पड़ोसी है, लाख गाली दे दे, कुछ चीज तो है। तो इसने ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो प्रक्रिया की जो शुरुआत है, धीरे 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 वो, और सुशोषण की प्रक्रिया की शुरुआत है कर दिया। पलासी के युद्ध का महत्व सबसे मेन ये है, भारत में एक औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। 23 जून, इसलिए कहा भी जाता है कि 23 जून 1757 एक तरह से काली रात है। अब बंगाल के संदर्भ में क्या हुआ, तो अब यह समझने वाली बात है कि बंगाल के अंदर एक जो शोषण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, इसका अगला पड़ाव था द्वैध शासन, और इसके बाद धीरे धीरे देखिएगा बंगाल क्या हुआ। इसने बंगाल के अंदर देखिएगा इतना ज्यादा षड्यंत्र किया, कुचक्र किया, अत्याचार किया कि आप जिसका आप सोच भी नहीं सकते। मैं आज भी एक इतिहासकार ने बड़ा अच्छा से बताया कि अमीर चंद का नाम सुने होंगे आप। और तो एक बार की बात है कि अमीर चंद पे आक्रमण किया गया, बहुत बेइज्जती की गई अमीर चंद की, बहुत ज्यादा। इसके बाद उसके जो जनाने खाना था,
जहाँ पे महिलाएं रहती थी, उसके उधर गया अंग्रेज। तो एक जमींदार था, उसका एक आत्मा आदमी था, वो गया और जाकर उन 13 महिलाओं की हत्या कर दिया, खुद ही मर गया। ऐसी घटना है। और ये भारत सरकार के द्वारा जो लिखित स्रोत है, जो प्रमाणित किताब है, उसमें लिखा हुआ है। भाई महिलाओं को बचाने के लिए, अपमानित होने से बचाने के लिए मार दिया, मर गया। मतलब इतना ज्यादा अत्याचार, इतना ज्यादा शोषण किया ये जो अंग्रेज था, प्लासी के पहले और प्लासी के बाद। ये बंगाल की दशा की उसने बंगाल में बहुत ऐसा अवसर आया कि हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन दरअसल होता क्या था कि बंगाल में जो कंपोजिट कल्चर बंगाल में भी थी, अरे वो तो श्री चैतन्य की धरती है, बाउल संगीत है वहां पे, सूफी संगीत है जो हिंदुओं के घर आंगन में गूंजती है आज भी। सोचिए, और चैतन्य को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया बंगाल के मुस्लिम शासकों ने। आपको नहीं पता है, असम में तो हुआ ही प्रचारित, बंगाल में मुसलमानों की सत्ता थी उस समय। और उस समय वो अगर इतना ज्यादा समृद्धि पा रहे हैं और लोकप्रिय हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हो उस समय का जो शासक था अलाउद्दीन, उन्होंने भी सपोर्ट किया इनको। तो कहने का मतलब स्पष्ट है कि बंगाल जो है एक समृद्ध प्रांत था, उसका रूपांतरण हो गया और धीरे 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 एक शोषण की प्रक्रिया के जो है शोषणात्मक प्रक्रिया के गर्भ में बंगाल चला गया। एक नींव रखा गया यहां से। हाँ, एक चीज है कि सैन्य सर्वोच्चता, इस युद्ध के माध्यम से भारत की जो राजनीतिक खोखलेपन है, जो राजनीतिक दुर्बलता है, जो समन्वय का अभाव है, वो स्पष्ट हो गया। और यूरोपियनों के सामने एक बार फिर से यह स्पष्ट हो गया कि अगर आप षड्यंत्र के माध्यम से, लोभ लालच के माध्यम से चाहोगे तो यहां पे सत्ता की प्राप्ति की जा सकती है। प्लासी ने एक प्रकार से ब्रिटिश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर मीर जाफर बिक सकता है तो सब भी बिक सकता है। अमीर चंद जो तुम इतने धनवान है, जगत सेठ, यार लतीफ, सच्चाई बताओ कि मीर मदान मोहनलाल और सिराज के अतिरिक्त सब बिक गया, सारे बिक गए। तो यहां आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप बताइएगा कि किस प्रकार से ये जो है षड्यंत्र है, कुचक्र है, राजनीतिक कमी है, ये समन्वय का अभाव है, ये इससे स्पष्ट हो गया इस युद्ध के माध्यम से। और ये बताया भी कि अगर आप इसका अनुसरण करोगे तो भारत को जीता जा सकता है। नहीं, जैसे आपको पता होता है कि ये पढ़ने से हम पास हो जाएंगे, है ना, तो पढ़ोगे। ये पढ़ने से फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें पढ़ने से फेल भी होते हैं। जैसे आप बहुत सारा किताब पढ़ो तो फेल हो जाओगे। ये टीचर पढ़ सकता है, या जिसको मान लिया एकेडमिक नॉलेज चाहिए, कोई प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, वो 25 किताब 24 किताब पढ़ सकता है। बच्चा 25 किताब पढ़ेगा कैसे? अगर वो 1-2 से ज़्यादा बुक पढ़ेगा एक सब्जेक्ट का, मतलब एक सेक्शन का, तो आप ये समझो कि आप हार नहीं रहा, मतलब फेल होना निश्चित है। अब आप अपने आप को बचाओ। तो जैसे ही मैं किसी बच्चे को देखता हूँ कि बच्चा 2-3 किताब अपने टेबल पे रखा रहता है, या बैग में एक ही सब्जेक्ट का, मतलब एक ही सेक्शन का, जैसे इकोनॉमी का 2 किताब पढ़ रहा है, 3 किताब, तो 3 किताब पढ़ रहा नहीं, मैं समझ निपट गया। अब मैं डायरेक्ट बोलूँगा बच्चे को, अब बुरा लगता है। मैं इनडायरेक्ट बोलता हूँ कि बेटा ऐसा है ना, एक चीज़ पढ़ो, करेंट से कोरिलेट करो और थोड़ा सा अपडेट करो। समझ रहे बातों को? तो ये आपका काम है, वरना आपको याद ही नहीं रहेगा। इतना याद रहेगा? लिखना तो है ही नहीं हुआ। तो ऐसा भी तो हो सकता है, एक तो याद नहीं रहेगा, घौच पौच हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे लिखना है 100 शब्द में 1000 शब्द है। कितना चीज का प्रैक्टिस करोगे? अगर जो कम पढ़ने वाला है उसको फायदा है, याद भी है और वहां पे अपने तरीके से लिख भी सकता है। और यूपीएससी कहती है अपने विचारों में लिखो, अपने शब्दों में लिखो, कहता है कि नहीं? तो जितना भी नोट्स पे डिपेंड है, मार्केट का नोट्स, यहाँ का नोट्स भी पढ़, यहाँ का भी पढ़ ले, यहाँ का भी पढ़ ले, वो समझना कि सब निपटा हुआ है।
वो सब अगले 5-6 साल तक पास नहीं होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, हमने क्या बोला आपको? मैं ऐसे क्यों ना बोलूं? नहीं, मैं ऐसे क्यों ना बोलूं? अरे मैं ऐसे क्यों? आप पैसा इसी पास होने के लिए देते हो मुझे, आते इसलिए हो मेरे पास, टीचरों के पास जाते हो। आप समझा करो, आप एक सब्जेक्ट का, एक सेक्शन का अगर 5 किताब पढ़ोगे तो 5 किताब का मतलब समझते हो? 15-16 सेक्शन है, 15-16 85 किताब, ये 10 वर्षीय योजना में भी नहीं होगा ना। और यूपीएससी इतना मांग करता ही नहीं है, क्योंकि वो 10-80 किताब पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन उसमें से आए, इसकी गारंटी तो यूपीएससी भी नहीं देगी आपको। इसलिए मेरा हमेशा रहा है कि आप कम से कम पुस्तकों को पढ़ो, ज़्यादा पुस्तक पढ़ने का। हाँ, कई बार आप देखिएगा यूट्यूब पर या कोई पास हो गया तो किताब बताता है कि आधुनिक भारत में ये है, ये है, ये है। इसका मतलब वो उसके बताने का पर्पज ये नहीं कि सब खरीद लो। हाँ, तो सोचते हो सब खरीद ले, तो ये ध्यान देना है। तो प्लासी के युद्ध ने एक राजनीतिक जो खोखलेपन है, राजनीतिक दुर्बलता, उसको भी उजागर कर दिया। अब हो गया प्लासी खत्म। अब आपसे क्वेश्चन अगर आएगा कि प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं विश्वासघात था, या प्लासी का युद्ध की जो अधूरा जो था इसकी पुष्टि बक्सर ने किया, या मान लिया आए कि प्लासी क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने के लिए उसकी जो नींव है वो बंगाल में खोजा, बंगाल में पाया, और डुप्ले ने उसे फ्रांस, ये क्या नाम है, मद्रास में या पौंडीचेरी में खोजने का प्रयास किया। ये क्वेश्चन भी हो सकता है। एक क्वेश्चन ये भी होगा कि ये एक संयोग है या दुर्भाग्य है कि भारत की जो उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई वो एक ऐसे युद्ध से हुई जो वास्तव में युद्ध नहीं था। हाँ, एक क्वेश्चन आया है इसमें कि मध्यकाल का अंत आधुनिक युग की शुरुआत थी। ये भी क्वेश्चन आपका आया है, 2 बार 3 बार रिपीट किया है। विश्वासघात वाला भी रिपीट किया। अब नया क्वेश्चन आएगा, पुराना पता होना चाहिए, अब नया क्वेश्चन आएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मीर जाफर को देख लेते हैं कि जब ये बना तो मीर जाफर को बनाया गया। अब यहां भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कोई बोला है ना क्वेश्चन? जयचंद और चंदावर में नहीं, आईएएस में नहीं आया। आईएएस में, हाँ आईएएस में नहीं आया। आईएएस में जयचंद को लेकर आया है, सॉरी चंदावर, ये क्या नाम है, चंदावर वाला आया, लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं आया। अब देखिएगा, मीर जाफर को बनाया गया 1757 में से 63। जब मीर जाफर बना था तो मुझे जहां तक याद है ये 57 साल का होगा, 56 या 57 साल का था ये, 57, ठीक। और ये राजशासक बना। तो कई अंग्रेज जो चाहते थे कि इसके पुत्र को बना दिया जाए, लेकिन मीरन के बारे में पता था कि ये बहुत वो है, अच्छा है, बहुत चालाक था। ये अपने पिता को हमेशा समझाता था जब भी अवसर मिला कि आप, क्योंकि पता है ना जब ये बना शासक तो 24 परगने का क्षेत्र था, इसने ब्रिटिश को दे दिया। और ये इतना ज्यादा शोषण हुआ इसका कि एक जो मुलाजिम था ब्रिटिश का, उसने कहा क्लाइव का गधा, कहा इसे क्लाइव का गधा। ये कठपुतली था। कोई भी अधिकारी, इवन क्लाइव ही नहीं, कोई भी अधिकारी जो आता था ये घूस दिया भाई। ये वाटसन को पैसे दिए, क्लाइव को पैसे दिए, ये कई ब्रिटिश अधिकारियों को पैसे दिए घूस। यहां तक लिखा गया, बताया गया कि कोई भी इसके मुर्शिदाबाद के महल से जब गुजरता तो सोचता है एक बार मिल के आते हैं नवाब से, और जाके खड़ा हो जाता, बोलता है कुछ देख लीजिए। मतलब एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि अपने चांदी के बर्तन बेचने पड़े इसे, मतलब व्यंग किया गया इस पे। सोच लो, मीरन ने समझाया कि अगर अवसर मिले तो इसके जो चंगुल है, इसके जो नियंत्रण से मुक्त हो जाइए आप अब्बा जान। मां ने मीरन की हत्या करवा दी। सोचो,
मतलब बड़ा से बड़ा आदमी गलती करता है महत्वाकांक्षा के लोभ में, और बाद में एहसास भी होता है, लेकिन फिर उससे निकल नहीं पाता। बहुत ज़्यादा एहसास नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एहसास होता तो आत्महत्या कर लेता, या बहुत ज़्यादा एहसास होता तो दोबारा नहीं बनता। ये दोबारा भी बना, और दोबारा भी 5 लाख लगभग रुपया दिया था घूस क्लाइव को, तब तो नहीं बनता। तो ऐसा नहीं। देखो क्या है, ये प्रश्न है ही नहीं। ये प्रश्न है कि आप जब गलती स्वीकार करते हो तो अपमानित महसूस करते हो। मीर जाफर अपमान, मतलब मीर जाफर ने लिखा है, किताब में लिखा है, अपने वर्णन किया है कि मैं अपने जीवन में जितना पाया था, जितना समृद्धि के स्तर पे हो, धन के स्तर पे हो, या प्रसिद्धि के स्तर पे, 1757 से 60 तक जो हमने जीवन जिया, उससे अपमान के जीवन कुछ नहीं हो सकता। ये मुर्शिदाबाद की जो महल है, उस महल के अंदर जो 3 साल अपमानित रहा वो, लेकिन रहा तो फिर किया क्या? क्योंकि आप जरा सोचो, आप अगर अपमानित महसूस करो तो क्या करते हो? जैसे आज नेता होता है, मैं इस पार्टी में अपमानित महसूस कर रहा था, अभी तो मन करता ठीक है छोड़ के चला आया, फिर छोड़ के गया उसी पार्टी में, तो ये कौन सा अपमान है? ये अपमान तो जनता का हुआ, जनादेश और लोकतंत्र का अपमान है। लेकिन वो राजनीति है, इसको दिल से न लिया जाए। कई लोग राजनीति को दिल से ले लेते हैं। युद्ध है, राजनीति है, मोहब्बत है, दिल से लेने का चीज नहीं है। सही बता रहे हैं, ये दिल से लेने का चीज नहीं, बर्बाद हो जाएगा, मर जाओगे, गालिब बन जाओगे। और गालिब को हमेशा कसम खाते थे। गालिब दीवाने आदमी थे, उस आदमी ने हमेशा कसम खाया कि अब नहीं, अब मोहब्बत नहीं करेंगे, और फिर वही गलती किया। तो गालिब ने लिखा कि जो गलती यहां करने में मजा है, वो प्यार, मतलब बार बार गलती करना, वो मजा कहीं नहीं है यार। लेकिन वो दिल से अगर लगाता वो आदमी, हाँ दिल से कसम जरूर खा रहा है, लेकिन वो छोड़ दे रहा है। फिर भाई ऐसा भी, भाई आप क्या किया, आप यूपीएससी से दिल लगा बैठे। अब जो आदमी यूपीएससी से दिल लगा बैठा, अब आप बताओ, वो तो पागल हो जाएगा, आशिक प्रेमी आवारा। नहीं मैं पीसीएस नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, है मैं नहीं, मुझे एक और नौकरी नहीं करना, मुझे करना है नहीं करना, तो करो ना, पागल बनो, कौन सा प्रतिष्ठा का विषय है? अरे अच्छा से तैयारी करो, हो जाओगे। आप अच्छा से करोगे तो हो जाओगे, खुदा ना खास ना हो पाए तो जीवन यही थोड़ी है यार, इसके आगे भी है। और आप क्या करते हो ना, दाढ़ी बढ़ा लोगे, हैं, आंख पे पूरा, लड़की है तो आंख पूरा ऐसे हो जाएगा, 35 साल 36 साल हो जाएगा, पीछे दे रहे, आज कसम खाए फिर कसम तोड़ लेते हैं, शादी विवाह सब खत्म है। और नैतिकता पूरा आ जाएगा। नैतिकता 2 ही समय होता है, या तो शुरुआत में या 30 के बाद, 32 के बाद। अब तो 32 हो गया, पूरा नैतिकता कूट कूट कर। ऐसा काहे को नैतिक, अंग्रेज से सीख लो। इसलिए मैंने जीवन में सबसे किसी को आदर्श बनाया, तो मैंने जीवन में आदर्श बनाया अंग्रेज को, कि यार देखो उसने कोई प्रतिष्ठा का विषय बनाया ही नहीं, हार भी रहा है तो जाके पैर पकड़ रहा है। भाई औरंगजेब से हार गया, वो हार जाना दिया भारत में रहने के लिए, और बोला माई बाप, जीत रहा है तो मीर जाफर की स्थिति बना दे रहा है कि इतना अच्छा, मतलब सेनापति था, उसको अपना गधा बना दिया इसने, इतनी बुरी स्थिति। और एकाएक जे हॉलवेल आता है, बाद में आता है बेंसिटाट, और 1760 की बात है। इसका एक दामाद था मीर कासिम, जो 40 साल का था, और मीर कासिम को बना दिया जाता है क्या, बंगाल का नवाब। लेकिन भूल गया, मीर कासिम जो है, जो इसको बनाता है, इसके बाद वो दूरदर्शी है, सक्षम शासक है, वस्तुवादी है, जो चीजों को समझता है। वो बंगाल के, मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रों को समझता है।
और अपने आप को इन षड्यंत्रों से दूर रखना चाहता है। अच्छा, ये यूरोपीय शक्तियों से भी के प्रति जो यूरोपीय है उनके प्रति भी ये जागरूक है, उनकी गतिविधियों से वाकिफ है और आधुनिकीकरण में विश्वास रखता है। ये तुरंत अपनी राजधानी कहाँ ले आया? बिहार में एक जगह है मुंगेर, जाना जरूर, हालांकि अब उतनी प्रसिद्धि नहीं है, बहुत चीज खुला है, लेकिन बहुत चीज खुला, अब साधारण जगह है। यहाँ चंडी स्थान भी है, यहाँ पे जगह तो फेमस है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं उतनी प्रसिद्धि नहीं है, आपराधिक जगह हो गया अभी लेकिन मैं बात कर रहा हूं वहां की। ये तुरंत अपनी राजधानी परिवर्तन करता है। और कई इतिहासकार ने कहा कि 1760 में जिस प्रकार से मीर जाफर को हटाकर बिना उसकी अनुमति से मीर कासिम उसके दामाद को बनाया गया, वो बंगाल की क्रांति थी। यानी 1760 की घटना को क्रांति की संज्ञा देने का प्रयास किया गया। बेटा सोचो, कोई रक्त नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, बन गया। लेकिन अंग्रेज को यह पता नहीं था कि वो चाहता था कि जितना शोषण करना था मैंने कर लिया, तो अब बनाया जाए कोई नया आदमी। कब नया आदमी जो मेरी कठपुतली हो, क्योंकि मीर जाफर तंग आ गया था। जब अगर बार बार शोषण होगा तो दो ही चीज करोगे, या तो सामने वाले का सुसाइड कर मार दोगे या अपने आप मर जाओगे, क्योंकि आपके पास तीसरा मार्ग बहुत कम बचता है। अगर आप बहुत दूरदर्शी हो तो तीसरा मार्ग निकाल लो, अलग बात है, लेकिन ऐसा निकलना बहुत मुश्किल होता है। नहीं समझे? बहुत कम अवसर होगा। अब जरा बताओ, मीर जाफर क्या करता है? तो मर जाता, नहीं मरा, या मार देता, सक्षम था नहीं, तो चुपचाप जब हटाया तो हट गया, अब दामाद बन गया इसका। तो जो कासिम था वो अपने आप को न केवल अलग किया कि भाई मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र से, इसने मुंगेर में नया राजधानी बनाया और वहां गोला बारूद और तोप की फैक्ट्री बनाई, बंदूक जो होता है ना, इस सब की फैक्ट्री बनाई, बंदूक की। अपने यहां बाहर यूरोपियनों को आमंत्रित किया और अपनी सेना को संगठित, प्रशिक्षित, आधुनिक पत्ती पे क्या हुआ, यूरोपियन पत्ती पे इसको संगठित किया। जर्मनी का था वाल्टर, हर जगह कई कई लोग थे, रीन हार्ड और भी लोग थे, मैं तो बस उदाहरण दे रहा हूं। यानी यूरोपियनों को आगमन किया, आमंत्रित किया। ये तो अच्छा काम कर रहा है, केवल एक संदर्भ है, ये मुंगेर के प्रति, अपने बंगाल के प्रति काम कर रहा है। ये ब्रिटिश के प्रति पता है क्या किया? ये दस्तक के दुरुपयोग को लंबे समय से देख रहा था। तो जब सबसे पहला काम किया, उसने दस्तक के दुरुपयोग को समाप्त करने का प्रयास किया। और दूसरा जो काम किया, यह देखा कि दस्तक की वजह से भारतीय व्यापारी को नुकसान हो रहा था। तो जितना भी अनावश्यक रूप से चुंगिया थी, उपकर जिसको सेस कहते हो, CESS, समाप्त कर दिया। तो ये तो भारतीयों पे लगा हुआ था। तो जैसे ही इसको समाप्त किया जाएगा बेटा, इसका मतलब साफ है कि भारतीय व्यापारी और यूरोपियन व्यापारी बराबर हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे होंगे कि नहीं। और ये और हमने पहले ही बताया कई बार कि व्यापार अंग्रेज के लिए आत्मा थी और आपने उसकी आत्मा पर हाथ किया, क्या वो दस्तक का मामला हो चाहिए। अब क्या हुआ, ये जो दोनों घटना, ये घटना सह सकता है कि राजधानी परिवर्तन, गोला बारूद, जर्मनी चाहे यूरोपियन को आप बुलाओ, अपने आप को आधुनिक करो, ये सब मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे व्यापार में अगर इंटरफेयर करो ये तो ज्यादा हो गया। अब कोई किसी से मोहब्बत करे और उसमें दखल अंदाजी करो, नया नया मोहब्बत हुआ हो तो देखो, पुराना वाला फिर भी समझ जाएगा, नए वाले तो नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है, आप रोक रहे हो सकता है मर्डर कर दे आपका। तो मैं समझ जाता हूं कि नए नए हैं तो नए नए को छोड़ दो, थोड़ा सा परिपक्व होने दो।
गलत कह रहे हैं? आप किसी चीज में ना बोले, हम बोलेंगे कि आज पृथ्वी नष्ट होगा तो बोलेगा यस सर, आज सूरज नहीं डूबेगा यस सर, अगर कभी ना भी बोल लो। अब एक चीज देखना जो बड़ी अच्छी चीज थी, और चीज क्या थी जरा सुनना ध्यान से। राम नारायण का एक मामला था, ये तो मैंने बता दिया कि सेना का आधुनिकीकरण राजधानी, और एक मामला था राम नारायण। ये बहुत अहम चीज है। राम नारायण पता है कौन था? ये मुर्शिदाबाद का दीवान था, उप दीवान। और राम नारायण जो था ये कई बार जो है, जो धोखेबाजी होता है फाइनेंशियली, जो होता है वित्तीय अनियमितताओं का में लिप्त था। तो ये बात इसे पता थी। तो ये राम नारायण को दंडित करना चाहता था। कौन? मीर कासिम। लेकिन ये भाग कर गया कहां? ये भाग के गया ब्रिटिश के पास। तो अक्सर देखा गया कि ब्रिटिश कभी भी किसी भी अपने जो भाग के जाता है, जो नवाब का विरोधी होता है, षड्यंत्रकार जो षड्यंत्र में लिप्त होता है, उसको वो शरण देता है। लेकिन पहला अवसर था बेंसीटाट जो अभी गवर्नर है, नाम क्या है? बेंसीटाट जो गवर्नर है, उसने क्या किया कि लौटा दिया। हम मीर कासिम का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ गया कि भाई, ये बात समझ रहे हैं कि मीर कासिम सोचा कि भाई ये तो गजब हो गया, इसका मतलब मैं मजबूत हूं। अच्छा, कई बार आदमी को अपने ज्यादा विश्वास हुआ था कि बहुत, जैसे प्री निकाल लेता है बच्चा, हम तो चाहते फाइनल हो जाए तेरा, हम तो चाहते हैं ना कि भैया आप फाइनल हो जाओ, आप रैंक लाओ, 1 नंबर लाओगे तभी मेरी भी प्रसिद्धि हो जाएगी थोड़ी बहुत, है ना? तो जानते हो क्या होगा? मैंने तो गजब कर दिया जीवन में, अब तो बस कल तो, है ना? तो आदमी को मैंने कहा डुप्ले मत बनो, अपनी सीमाओं को जानो। हर व्यक्ति को इतिहास सिखाता है। इसी बात पे कल मिलते हैं हम लोग, और कल हम लोग पढ़ेंगे, आपको पता है शीशम, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पता है क्या पढ़ते हैं? कल हम लोग पढ़ेंगे बक्सर, और फिर बहुत अच्छा से इसको क्वेश्चन फ्रेमिंग में कर लिखवा देंगे, है ना बेटा?